Another video, another video of developing about a skill of essay writing. So the today's theme that would be the art and craft of writing an essay. So the moot point would be today how to write an essay. The questions, there is certain discipline that needs to be followed while writing an essay. So there are certain requirements that are absolutely needed in order to draft an essay. For that, the first requirement is we need the discipline of the mind, and then at the same time we also need what is considered to be as the regimentation of thoughts. So there is discipline of mind and the regimentation of thoughts that is always needed. These are considered to be as prerequisites. ये वो प्रीरिक्विजिट्स होते हैं जिनके बारे में आपके पास होना ही होना चाहिए. देखें यहां पे एक बात जो है वो समझने की ये है कि द डिसिप्लिन ऑफ द माइंड एंड द रेजिमेंटेशन ऑफ थॉट्स, ये हम लोगों को ये एक थरो डिस्कोर्स के बाद आपके पास आ जाती है. जब आप बहुत ज़्यादा एनालाइजिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सिंथेसाइजिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, एक ठीक ठाक रीजनेबल लेवल पे आप पढ़ते हैं, तब कहीं जाके आप लोगों को जो है एक डेटा मिलता है जो आप सप्लाई करते हैं फिर एसेज में. आपके पास एक डेटा जो है वो आ जाता है, लेकिन वो डेटा जो होता है that is a relevant data that makes your exposition very much energetic. जो आपके exposition याद रखें आप लोग, exposition का मतलब भी ऐसे ही होता है, इसका मतलब भी ऐसे ही होता है. तो इस exposition को एक रीजनेबल, एक एक्सेप्टेबल लेवल तक लाने के लिए आपके पास द फर्स्ट क्राइटेरियन इज यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन ऑफ माइंड. देन द थॉट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे, एक इस तरीके से कि जो प्रीसीडिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, उन स्टेटमेंट्स जो प्रीसीडिंग स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमेशा सक्सीडिंग स्टेटमेंट से निकलनी चाहिए. सक्सीडिंग स्टेटमेंट से कहने का मतलब, अगर मैं ये बोलूं जो आगे आने वाला सेंटेंस होता है, वो आगे आने वाला सेंटेंस जो होता है कहीं ना कहीं पे उसके रूट्स जो हैं वो पीछे आने वाले सेंटेंस में होने चाहिए. इससे क्या होगा, इससे एक चीज होगा जो अभी हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग ओवरऑल इस पे एक जो है ठीक तरीके से नजर देखें. ये बात याद रखें आप लोग कि देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स दैट आर कंसिडर्ड टू बी एज प्रीरिक्विजिट्स. ये तो पहले होना ही होना चाहिए. आपके पास एक ठीक ठाक रेजिमेंटेशन ऑफ थॉट्स होनी चाहिए. कौन से आइडियाज, कहां से डेटा लाओ, और ठीक ठाक यहां पे आप लोगों को एक बात याद भी रखनी पड़ेगी, वो ये है कि आप लोगों को डेटा की रेलेवेंट डेटा आप लोग अपने ऐसे में सप्लाई करोगे वो एक ठीक ठाक सोर्स से भी आना चाहिए. आप प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़पेपर्स वगैरह, वहां से जो है अपने सोर्स बना सकते हैं. यू कुड गेट द डेटा आउट ऑफ दैट. नाउ अब हमें जो चीज याद रखनी है उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे. कॉमनली देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ एन एसे, लेकिन ओवरऑल एक ठीक तरीके से कुछ टेनेट्स ऐसे होते हैं, कुछ उसूल ऐसे होते हैं जो हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे आप किसी भी तरह का किसी भी सॉर्ट ऑफ ऐसे जो है जो आप ड्राफ्ट करें, किसी भी तरह का भी ऐसे जो है वो आप ड्राफ्ट करें. ऑफन दिस हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड कि एक वेल स्पोकन पर्सन, एक ठीक ठाक जो बोलने वाला बंदा होता है, इनफैक्ट ही समटाइम्स मेक्स अ लैकुनस, कहीं पे लिखने में वो भी गलतियां कर देता है, या फिर वो लिखने पे जो है बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं जहां पे बहुत सारी द सुपरफ्लस चीजें, सुपरफ्लस मतलब अननेसेसरी चीजें जो है ऐसे में आ जाती हैं. वो स्ट्रेनस कहते हैं उसे, स्ट्रेनस इफेक्ट वो आ जाता है उसमें. लेकिन ऐसे को ठीक ठाक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? I'll be discussing all those. सबसे पहली चीजें, द रिक्वायरमेंट्स किसी भी तरह के ऐसे ड्राफ्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं वो ये हैं. नंबर फर्स्ट, हमारे पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए,
सबसे पहला एक ऐसे ड्राफ्ट करने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। एक ऐसे ड्राफ्ट करने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। फ्रेमवर्क से मुराद, ये फ्रेमवर्क का मतलब जो होता है, आपको ये पता होना चाहिए, आप अच्छे तरीके से इसको विजुअलाइज करें कि ओवरऑल मेरा ऐसे कैसे होना चाहिए। इसको ठीक तरीके से विजुअलाइज करें, क्योंकि जो इवैल्यूएटर होता है ना, खास करके स्टूडेंट्स कम्युनिटी से मैं मुखातिब हूं, जो इवैल्यूएटर होता है ना, यू कैन नॉट बिफूल देम, आप उनको बिफूल नहीं कर सकते। दे नो, उनको ये पता होता है कि एक वेल प्रिपेयर्ड ऐसे क्या होता है और कोई एक्सटेम्पोर ऐसे कैसे होता है। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है द ऐसे विच इज ड्राफ्टेड विदाउट प्रिपरेशंस, उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये एक वोकैबुलरी में आपका वर्ड ऐड हो जाएगा, एक्सटेम्पोर कहते हैं उसको, ये आप याद रखें। पहले हमें विजुअलाइज करना पड़ता है कि कौन से फ्रेमवर्क में ये ऐसे लिख रहा हूं। दूसरी चीज, और फ्रेमवर्क में भी आप याद रखें, इसी में फिर हम लोग ये फ्रेमवर्क जो है ना 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं हम लोग। एक तो आपको इसमें से इंट्रोडक्शन, जो ऐसे का पार्ट बनता है, जहां पे इंट्रोडक्शन के पार्ट में आप लोग को, ये फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं मैं, आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि आपको पहले अपने ऐसे का एक बैकग्राउंड देना पड़ता है, अदरवाइज इट वुड बी मोर अब्रप्ट। नहीं तो ऐसे अब्रप्ट हो जाएगा विच विल मेक इट लिटिल बिट मेसी, और वो एक उस रीजनेबल लेवल तक नहीं आ सकेगा। तो दूसरा पार्ट जो इसका सब पार्ट बनता है इन दिस फ्रेमवर्क, सो फ्रेमवर्क में ओरिजिनली जो है ये 3 चीजें हम लोग को याद रखनी पड़ेगी। एक इंट्रोडक्शन, जिसमें से आप लोगों को हल्का अपने ऐसे का जो भी थीम है उसका हल्का सा बैकग्राउंड देना है। दूसरा, उसकी फिर हम लोगों को बॉडी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, और बॉडी में वही जिसकी बात हम लोगों ने ऊपर की थी, वही रेलेवेंट डेटा जो आप लोगों को एक रिलायबल सोर्सेज से आते हैं, वो रेलेवेंट डेटा हम लोग को यहां पे सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, देन अब हमें फ्रेमवर्क में जब हम ऐसे को विजुअलाइज करते हैं कि कैसा हो, हमारे पास इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं। अगर हम इसका ब्रेकडाउन करते हैं तो एक इंट्रोडक्शन बन जाता है, जिसमें से आप लोग को ऐसे का हल्का सा बैकग्राउंड देना पड़ता है। मान लें अगर हम लोग सोपोर टाउन के बारे में लिख रहे हैं, तो सोपोर टाउन के पहले हम लोग जियोग्राफिकल लोकेशंस लिखेंगे, और फिर इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, कल्चर और हेरिटेज के हिसाब से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और बाकी सब चीजें उसके बाद इनकॉर्पोरेट होंगी आपके इस ऐसे में। याद रखें आप बात। उसके बाद बॉडी आ जाती है, जिसमें से जो भी रेलेवेंट डेटा है, एप्पल टाउन को इसको क्यों कहा जाता है, कुछ और भी चीजें हैं जो है जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस बॉडी में। देन द नेक्स्ट इज, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट सब पार्ट इस फ्रेमवर्क का, वो ये है, यू हैव टू सम अप इट विथ अ कंक्लूजन। कंक्लूजन इनफैक्ट इटसेल्फ मींस सम अप। ठीक है, इस कंक्लूजन में आप लोगों को जो है, आई एम रियली सॉरी फॉर द माइक ब्रेकडाउन, इस कंक्लूजन में है हम लोगों को क्या करना है, इस कंक्लूजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप लोगों को सजेशंस देनी है। सजेशंस, पॉजिटिव सजेशंस, वो सजेशंस हम लोगों को आप लोगों को देनी है, ताकि ओवरऑल आपका टॉपिक जो है, आपका जो ऐसे है, वो एक ठीक ठाक उसका लेआउट बन जाएगा। अब देखें, ये तो पहली बात हो गई, फ्रेमवर्क की बात करते हैं हम लोग। अब दूसरी चीज, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्रेमवर्क के बाद हमें यह पता होना चाहिए, दैट इज डेवलपिंग पॉइंट्स। यहां पे डेवलपिंग पॉइंट्स का मतलब यह होता है, अगर हम इन पॉइंट्स को साइनोनिम, इसका साइनोनियम यहां पे देखें, दैट इज इंफॉर्मेशन। आपके पास एक ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो भी इंफॉर्मेशन ये कि इट शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजन। कोई इंफॉर्मेशन जिसको आप बाद में सबस्टैंशिएट भी कर सकें, उसके बाद जो है आप उसको सबस्टैंशिएट भी कर सकें। वो मतलब ये है कि हम लोग कोई भी ऐसी कोई स्ट्रे एलिमेंट अपने ऐसे में ना डालें, कोई ऐसी चीज जो गैर जरूरी है या फिर जिसको आप आगे जस्टिफाई ना करें, उस तरह की चीजों को जो है बिल्कुल आपको कोशिश करनी है अवॉइड करना, आपके ऐसे में वो क्रीप इन हो जाए। ठीक है, तो तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके ऐसे में एक होनी चाहिए बट इज कोहेरेंस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कोहेरेंस एंड
कोजेंसी, कोहेरेंस एंड कोजेंसी। अब कोहेरेंस से मतलब अगर हम इसको फर्दर यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है इसको। कोहेरेंस में हम लोग को यह बात समझ आती है, कोहेरेंस का मतलब होता है एक एडहेसिव इफेक्ट। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो प्रीसीडिंग स्टेटमेंट है, ऐसे में कोई भी प्रीसीडिंग स्टेटमेंट वो सक्सीडिंग स्टेटमेंट से फ्लो आउट होना चाहिए, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कोई प्रीसीडिंग स्टेटमेंट जो आगे आता हो उसी से स्प्राउट होना चाहिए, उसी से निकलना चाहिए हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर मैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं तो कोई भी सेंटेंस जो हम लिखें, जो हम पहले लिखें, उस सेंटेंस को फर्दर एक्सप्लेन करना चाहिए आगे वाला सेंटेंस। तो इसे आप लोग कोहेरेंस कह सकते हैं, इसको कोहेरेंस कह सकते हैं। एक वन सेंटेंस शुड बी इन अ वेल निटेड फॉर्म विद द अदर सेंटेंस। एक और चीज दैट इज कोजेंसी। कोजेंसी का मतलब है ओवरऑल क्वालिटी। ये जो कोजेंसी है इसका मतलब होता है क्वालिटी। ये क्वालिटी ऑफ द वर्ड्स क्या आप यूज देखिए, यू डू नॉट हैव द नीड टू बिकम एन वर्बूस। आपको पेडेंटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। पेडेंटिक का मतलब होता है, पेडेंटिक याद रखें कि आप इस तरीके से ऐसे लिखें कि दूसरों को यह लगे कि बहुत पढ़ा हुआ है या फिर बहुत सारी बुक्स कंसल्ट की हुई हैं। द ओनली एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एसे इज टू कन्वे सेंस। इट इज टू कन्वे सेंस, to create the understanding in the minds of others. That is what is the objective of writing an essay. तो पहली चीज हमें याद रखनी है फ्रेमवर्क। इसको ओवरऑल विजुअलाइज करके आपको इसको 3 पार्ट्स फर्दर सब डिविजन्स करने पड़ेंगे। एक इंट्रोडक्शन जिसमें से हल्का बैकग्राउंड आना चाहिए इसका, उसके बाद आप बॉडी इसका कंस्ट्रक्ट करें जहां पे आप रेलिवेंट डेटा उसको सप्लाई करें, और उसके बाद कंक्लूजन जिसमें आप अपनी सजेशंस हल्की हल्की दे सकते हैं। एंड दिस विल बी द लेआउट, द फाइनल लेआउट ऑफ एन एसे। अब उसको आगे ज्यादा समझने के लिए हमें, जब हम पॉइंट्स डेवलप करें, वो इंफॉर्मेशन डेवलप करें, हमें यह भी पता होनी चाहिए वही इंफॉर्मेशन कोहेसिव भी होनी चाहिए, इसकी कोहेरेंस होनी चाहिए। दैट इज वन सेंटेंस शुड बी बाउंड विद द अदर सेंटेंस। देन और उन्हीं सेंटेंस की एक ठीक ठाक क्वालिटी भी होनी चाहिए, दैट इज एक्सेप्टेबल, वो क्वालिटी जो कि एक्सेप्टेबल है। तो पहली फ्रेमवर्क, दूसरा डेवलपिंग पॉइंट्स, एंड तीसरा कोहेरेंस एंड कोजेंसी। उसके बाद एक और चीज, एक्सक्यूज मी फॉर द डस्टर, वो ये है पॉइंट नंबर 4, हमें सबस्टैंशिएट द पॉइंट्स। जो भी फैक्ट्स या जो भी फैक्ट्स या फिगर्स हम लोग सप्लाई अपने ऐसे में करें, वो फैक्ट्स और जो फिगर्स हैं उनको हम फर्दर जस्टिफाई भी कर सकें, तब कहीं जाके जो है आपके ऐसे में एक ठीक ठाक अपील बन जाती है। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज, हालांकि हम लोग जो बात कर रहे हैं इट इज मोर कंसर्न्ड विद दैट, ज्यादातर उसका उसी के साथ कंसर्न है। वो ये है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप लैंग्वेज कैसी चूज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपसे कहूंगा, जो भी आप लैंग्वेज चूज करें, आप कोशिश करें कि लैंग्वेज बड़ी सिंपल और बड़ी क्रिस्पी हो। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड ऑफ सप्लाइंग द हैवी वर्ड्स। हैवी वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता कि आपका ऐसे जो है बड़ा ठीक ठाक माना जाएगा, या फिर ये भी होगा कि इट विल रिसीव द अप्रिसिएशन फ्रॉम द कॉर्नर्स। नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ ये चीज होता है, अगर आप यू सक्सीड इन कन्वेइंग द सेंस टू द अदर्स, यू आर थ्रू टू योर ऑब्जेक्टिव। आपने अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल कर लिया। लैंग्वेज की जो है उसकी बात जो है थोड़ा सा खास ख्याल रखें आप। नाउ द पॉइंट नंबर 6 इज, ये हम लोग मिसलिनियस कैटेगरी में रखते हैं। इसमें आप लोग, इफ द सब्जेक्ट, हमें याद रखें यूज ऑफ आई इन द सेंटेंस, इन द एसे, इसको कोशिश करें अवॉइड करने के लिए। यूज ऑफ द वर्ड आई, अगर हम इम्पर्सनली सब्जेक्ट को ट्रीट कर सकते हैं तो आई को अवॉइड करें आप, पहली बात। दूसरा,
इसी मिसलिनियस में से आपका पॉइंट नंबर सेकंड आ जाता है, वो ये है कि आप पंक्चुएशन का खास ख्याल रखें। आप पंक्चुएशन का खास ख्याल रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है आपकी। देखिए ये जो मैंने आपसे इस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको बताए कि ऐसे कैसे बनता है आपके पास, इसका एक एक्रोनियम भी है हमारे पास, जो कि जनरली एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़े सतह पे बहुत सारे ग्रामरियंस कहते हैं, और अगर आप बुक्स भी चेकआउट कर लें तो आपको एक एक्रोनियम जनरली जो है दिखता है, वो आप लोग याद रखें। वो एक्रोनियम जो है, मैं यहाँ पे एक्रोनियम जो है लिखने की कोशिश करूंगा, दैट इज कोडर। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऐसे जो है हमारा बिल्कुल इस चीज को अच्छे से और ध्यान से पढ़ने के बाद हमारे पास एक ऐसे आता है। अगर हम इन सब चीज़ों को जो है ध्यान से थोड़ा सा स्किल को प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ऐसे राइटिंग इज अ स्किल एक्चुअली, तो इसको डेवलप होने में कुछ टाइम लगता है, और तब तक आप लोगों को जो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखनी है। अब कोडर की बात करें, एक एक्रोनियम होता है, जैसे आपने पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जिसे कलेक्शन कहते हैं, फिर उसी इंफॉर्मेशन को आपने ऑर्गेनाइज की, जिसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, फिर उसी को आपने ड्राफ्ट करने की कोशिश की, ड्राफ्टिंग जिसे कहते हैं, और आप इसे राइटिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद आप राइटिंग जैसे ही आपका रॉ तैयार होगा, आप उसको एडिट कर सकते हैं इफ देयर आर सम मिस्टेक्स दैट हैव क्रेप्ट इन, और उसके बाद आप उसको रीड्राफ्ट कर सकते हैं, लास्ट पे रीड्राफ्ट भी कर सकते हैं, एंड योर फाइनल नोट इज रेडी, और आपका जो फाइनल ऐसे है आपके पास आ जाता है। बट ओवरऑल हम लोगों को अगर हम डिटेल्ड तरीके से इसको देखते हैं तो डिटेल्ड तरीके से हम लोगों के पास ये पता होना चाहिए कि वन शुड हैव दैट डिसिप्लिन ऑफ माइंड। अदरवाइज क्या होगा कि स्ट्रे चीजें वो आपके ऐसे में आ जाएंगी, और आपका ऐसे का जो लुक है और अपील जो है वो बड़ी शैबी हो जाएगी। शैबी एज इन थोड़ा सा मैसी हो जाएगा। नाउ बेस्ड ऑन दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नाउ वी अराइव एट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन एसेज जो हम लोगों को जो है आगे पढ़ने हैं। उसके साथ आप लोग ये भी याद रखिए कि वो टाइप्स ऑफ एसेज जब आप अपने तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, एसेज को ड्राफ्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा बाद में। ये वीडियो देखने के बाद आपको तकरीबन आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एसे कौन सी कैटेगरी में आता है। सो वी अराइव एट द टाइप्स ऑफ एन एसे। सबसे पहला टाइप, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स सारे यही फॉलो होंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अभी हम लोग फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे, हम उसके बाद हम लोगों ने बात की डेवलपिंग द पॉइंट्स, उसके बाद हम लोगों ने बात की आप सब्सटैंशिएट कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हम लोगों ने कोहेरेंस की बात की, कोजेंसी की बात की, लैंग्वेज की बात की, और थोड़े मिसलिनियस कैटेगरी में भी कुछ चीज़ें हैं जिनका हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, उनके बारे में बात की। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं बिल्कुल सारे टाइप्स ऑफ एसेज में यूज होते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे जैसे ही कैटेगराइज करने का मतलब ये होता है कि उनका नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ एन एसे जिसको हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एसे। डिस्क्रिप्टिव एसे, आप ये याद रखें, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फिनोमेना जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ द एसे, कोई ऐसा ऐसे जिसको आप डिस्क्राइब करें, चाहे वो विच इज कंसर्निंग पॉलिटिक्स, आप साइंस की बात कर लो, आप इकोनॉमी की बात कर लो, आप इकोनॉमी में जीडीपी हो गया, आपकी नेशनल इनकम हो गई, या फिर पॉलिटिक्स में आपको गवर्नमेंट के बारे में बात आ गई, या गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बात आ गई आपको किसी तरीके से, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका एफडीआई हो गया, वो सब चीजें अगर आप इन सब पे एसेज लिख रहे हो, वो सारे एसेज जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव कहलाते हैं, वेयर देयर नीड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑन योर पार्ट, ऑन द राइटर्स पार्ट। ये तो पहली बात हो गई। नाउ दिस इज चीफ, द कंसर्न ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एसेज इज चीफली, ये पॉलिटिक्स से जो है कहीं ना कहीं पे इनका एजेंडा होता है, साइंस में होगा, या फिर ये एजुकेशनल भी हो सकता है, या फिर ये कहीं ना कहीं पे इट इज कंसर्न विद द पॉलिटिक्स, द गवर्नमेंट एंड द अदर सीन्स। नाउ ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब जो दूसरा टाइप ऑफ एन ऐसे है, दैट इज, उसको आप नैरेटिव ऐसे बोलते हैं। अब नरेशन से हमारा ये मतलब है विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, जो स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में होता है।
जो स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में होता है, दैट्स अ नैरेटिव ऐसे। लेकिन आप लोगों को यहां पे ये बता दूं, नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में ये होना चाहिए कि यहां पे एक राइटर के पास एक खूब सारा रॉ मटेरियल से मेरा मुराद है कि इसके पास डेटा, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की थी, डेटा वो भी रेलिवेंट, बट रेलिवेंट डेटा होना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट befool the people by supplying the wrong information. So wrong information supply करके आप अपने एसेज जो है उनकी अपील और उनका लेआउट वो ठीक नहीं बना सकते। बिकॉज देखें, जो भी आपके एसेज या इवैल्यूएशन करते हैं उनको ये सब चीज़ें पता रहती हैं। अब आप बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका ये सवाल भी होगा कि सर हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएं, ये जो डेटा जिसकी आप बात कर रहे हैं हम लोग कहाँ से लाएं। तो इसके लिए कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज हैं। मैं आपको बता दूं, आपके पास न्यूज़पेपर जो है वो बड़ा चीफ सोर्स रहता है, न्यूज़पेपर्स वो बड़ा चीफ सोर्स रहता है। आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, आप द इंडियन टाइम्स पढ़ सकते हैं, या फिर दैनिक भास्कर, कुछ भी और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे ये हो गया, एंड द नैरेटिव ऐसे विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। नाउ अब एक और चीज है, जो द थर्ड टाइप ऑफ एन ऐसे को इडियमेटिक ऐसे जो है कभी कभी पूछा जाता है। इडियमेटिक ऐसे का मतलब होता है it is something, an idiom which does have a significance, जिसकी अपनी एक significance है, which is utilized in life, जो लाइफ में यूटिलाइज होती है। तो उसमें आप लोगों को अगेन जो राइटर है, जो एसेइस्ट है, उसको ये पता होना चाहिए कि इसके बारे में काफी ठीक ठाक एक नो हाव रहना चाहिए इन इडियम्स को, इनकी रेलेवेंस, खास करके अगर हम इडियम्स को फर्दर इलैबोरेट करते हैं तो हमें यह पता होनी चाहिए इस इडियम की क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या रेलेवेंस और क्या कंसर्न है विद द लाइफ या विद द लाइफ लाइक सिचुएशंस। इन सिचुएशंस के साथ इसका क्या कंसर्न है। ये जी इडियमेटिक कैसे हो गया। अब एक और चीज जो मैं पॉइंट नंबर 3, सिंस मैं बोर्ड थोड़ा सा यूज कर चुका हूं, वो ये है an essay called as biographical essay। याद रखें, बायोग्राफिकल essay का मतलब होता है जहां पे एक राइटर को एक थॉरो इंफॉर्मेशन होती है और वो एक हीरो को सेलिब्रेट करता है इन हिज essay। He celebrates a hero all through his essay। For example, अगर मैं महात्मा गांधी, a revolutionary figure, द फादर ऑफ इंडियन नेशन, अगर हम महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं तो उसका ऐसे जो है बायोग्राफिकल कहलाएगा, सिंस मेरे को ये भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो पैदा कहां हुए, या फिर इनसे कंसर्न जो भी जब 1915 में आई गेस 9 जनवरी वो साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, तो उसके बाद सो विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने क्या किया, तो एक ठीक ठाक इंफॉर्मेशन बायोग्राफिकल ऐसे के बारे में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर हम लोग नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीकन सेलिब्रेटेड हीरो, उसके बारे में नेल्सन मंडेला, उसके बारे में जो है अगर हम ऐसे लिखते हैं देन दैट ऐसे वुड बी कॉल्ड एज एन बायोग्राफिकल ऐसे, उसको हम लोग बायोग्राफिकल ऐसे कहते हैं। देन आप ये बात याद रखें, बायोग्राफिकल ऐसे में हीरो को सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 5 इज, हम लोग पॉइंट नंबर 5 में एक ऐसे है दैट ऐसे इज रिफ्लेक्टिव ऐसे, उसे रिफ्लेक्टिव ऐसे कहते हैं। रिफ्लेक्टिव ऐसे इज एन ऐसे ऑफ एन आइडिया, इसे ऐसे ऑफ एन आइडिया कहते हैं। एक आइडिया को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट से मेरा मतलब है, आप वो सेलिब्रेट जो है इसको आप कंफ्यूज ना हो, सेलिब्रेट जो मैंने वर्ड यूज किया हुआ है, सेलिब्रेट का मतलब होता है, आप अगर मैंने यहाँ पे बायोग्राफिकल ऐसे में हीरो को सेलिब्रेट का मतलब होता है दैट इज मैं यहाँ पे किसी की बायोग्राफी, किसी का लाइफ स्केच खींच रहा हूँ। That is what is meant by celebrations। रिफ्लेक्टिव ऐसे में याद रखें एक आइडिया, जैसे आप इसमें भी आप लोगों को जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑनेस्टी पे ऐसे लिखूं, पंक्चुअलिटी पे ऐसे लिखूं,
रिफ्लेक्टिव ऐसे में एक आइडिया को सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे बायोग्राफिकल ऐसे में हीरो को सेलिब्रेट किया जाता था। अब यहां पे हम लोग को यह बात याद रखनी है, रिफ्लेक्टिव ऐसे में बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जिनको के ऊपर हम अपनी थीम डेवलप करते हैं। दोज आइडियाज आर एब्स्ट्रैक्ट, वो एब्स्ट्रैक्ट है। टाइप्स ऑफ द एसेज जिनके बारे में हम लोगों ने अभी बात की। एट लास्ट I'd like to place on record thanks to Imran sir, thanks to the Fusion Academy for giving me a chance for utilizing their resources while preparing for this lecture. I have been using their hall, I've been using their apparatus, I've been using their cameras and other things, and thanks all, thanks the people of the education out there. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे को चांस दिया। सो ये बातें याद रखें। माई फाइनल वर्ड्स वुड बी दो सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स राइजिंग फ्रॉम फ्रेमवर्क से लेके फिर सबस्टेंशन, कोहेरेंस, कोजेंसी, डेवलपिंग ए लैंग्वेज, डेवलपिंग पॉइंट्स और मिसलेनियस पॉइंट्स जितने भी हैं, ये सारे टाइप्स ऑफ एसेज में आप लोगों को इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। सो कीप ऑन डेवलपिंग द स्किल्स, write an essay and you can share those essays with me, and the details, the contact details, you could share that on a mail as well, and the mail is mohammadrafi_but@.